Assalamu alaikum. I am Adnan Shoaib, faculty member at CompSci Institute of Information Technology, and today's our lecture number 21 regarding the course Principle of Inventory and Material Management LSM 736. We are starting with the inventory fundamentals today. Obviously, inshallah, I hope you have covered up with your midterms and you have done with your midterms because it is being planned in the previous week. And now we are starting with our new chapter, that is inventory fundamentals. That is after your second mid we are starting with it, that is inventory fundamentals, जिसमें हम देखेंगे कि inventory fundamentals कौन कौन से हैं, क्या हैं और किन बेसिस पे वर्क करते हैं और कैसे वर्क करते हैं. So that we are going to see कि इसमें क्या क्या चीजें हमारे पास इन्वॉल्व हैं. दैट इज टुवर्ड्स द इन्वेंट्री फंडामेंटल्स. के इन्वेंट्री अब देखें, अभी तक हम लोग प्रोडक्शंस को देख रहे हैं, मटेरियल्स को देख रहे हैं. अब हम देखेंगे कि इन्वेंट्री किस तरह से मेजर होती है, किस तरह से वैल्यूएट होती है, किस तरह से देखी जाती है, किन बेसिस पे देखी जाती है और कैसे देखी जाती है. दैट वी आर गोइंग टू सी के इन्वेंट्री फंडामेंटल्स क्या हैं, कैसे हैं और किन बेसिस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं. दैट वी आर गोइंग टू सी के हमारे पास इन्वेंट्री फंडामेंटल्स में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं. तो इन्वेंट्री फंडामेंटल्स को आइडेंटिफाई करते हैं. तो यहाँ पे हम चलते हैं, इन्वेंट्री फंडामेंटल्स आर बीइंग देयर. स्टार्टिंग विद द ऑब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं. ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या है, इन्वेंट्री फंडामेंटल्स को आज देखेंगे हम, ठीक है ना. और साथ ही देखेंगे हम एग्रीगेट इन्वेंट्री मैनेजमेंट. इन्वेंट्री मैनेजमेंट एग्रीगेट कैसे होती है, टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट को हम कैसे मेजर करते हैं, किन बेसिस से मेजर करते हैं, किस तरह से मेजर करते हैं. हाउ कंपनी यूज देयर इन्वेंट्री, कि कंपनी कैसे यूज करती है इन्वेंट्रीज को, किस बेसिस पे यूज करती है कंपनी इन्वेंट्री. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के. व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड विच इन्वेंट्री मैनेजमेंट वर्क्स, कि किस तरह से इन्वेंट्री मैनेजमेंट में वर्क करती है और किन बेसिस पे वर्क कर रही होती है. अब इन्वेंट्री मैनेज ऑब्जेक्टिव हो गया. रेलेवेंट इन्वेंट्री कॉस्ट को देख रहे थे हम कि रेलेवेंट इन्वेंट्री कॉस्ट कौन कौन सी हैं, किस किस तरह से वो कॉस्ट वर्क कर रही होती हैं. इन्वेंट्री फंक्शंस को देखना है कि इन्वेंट्री फंक्शंस हमारे पास क्या हैं, कैसे हैं और किन बेसिस पे चल रहे होते हैं, यानी कि क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है इन्वेंट्रीज. टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज को देखेंगे, कौन कौन से टाइप्स के हमारे पास इन्वेंट्रीज हैं. मटेरियल फ्लो कैसे होता है इन्वेंट्रीज में. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट केस व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेंट्रीज, के मटेरियल फ्लो का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेंट्रीज. फंक्शंस ऑफ इन्वेंट्रीज को देखना है कि फंक्शंस ऑफ इन्वेंट्रीज क्या क्या है हमारे पास, कैसे कैसे चल रही हैं. अच्छा, इन्वेंट्री फंक्शंस एंड फंक्शंस ऑफ इन्वेंट्रीज, दीज आर द वन एंड द सेम थिंग बट ओलैबोरेटेड फॉर्म में. किसमें है ये, ओलैबोरेटेड. पहले हम जस्ट इसको इंट्रोडक्टरी करेंगे, फर्दर देखेंगे एडवांस फंक्शंस क्या क्या है इन्वेंट्रीज के, कि इन्वेंट्रीज में हम फर्दर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्या कौन सी चीजें इन्वॉल्व होकर हमारे पास इन्वेंट्री डेवलप हो रही है और हमारे पास डेवलप होके आगे चलेगी. इन्वेंट्री टर्न्स को देखेंगे, इन्वेंट्री टर्न्स क्या होती हैं, ऐसी कुछ एग्जांपल्स भी हैं, उसको भी देखेंगे. इन्वेंट्री कॉस्टिंग को देखेंगे कि इन्वेंट्री कॉस्ट हमने कैसे और किन बेसिस पे करनी. दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स. अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि हमने हर चीज, हम इसमें प्रोफाइल्स ऑफ इन्वेंट्रीज को अब ज्यादा फोकस करेंगे कि इन्वेंट्री के प्रोफाइल्स कैसे बन रहे हैं, किन बेसिस पे बन रहे हैं और इन प्रोफाइल्स को हमने कैसे लेकर आगे चलना है. सो दैट इज द केस कि इन्वेंट्री फंडामेंटल्स, एग्रीगेट इन्वेंट्री मैनेजमेंट, हाउ दे वी आर गोइंग टू यूज देयर इन्वेंट्री. ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, फंक्शंस क्या हो सकते हैं, कॉस्ट क्या है, टाइप्स क्या हैं और मटेरियल फ्लो कैसे होना है. क्या होना है, मटेरियल फ्लो कैसे होना है और किन बेसिस पे होना है मटेरियल फ्लो. दैट इज इंपॉर्टेंट. फंक्शंस ऑफ इन्वेंट्री को फिर हम लोग एडवांस में देखेंगे और इन्वेंट्री कॉस्ट को जरूर देखना है कि कौन कौन सी इन्वेंट्री कॉस्ट है और उन इन्वेंट्री कॉस्ट को हमने किससे किन बेसिस पे देखना है. एंड इन्वेंट्री टर्न्स आर ऑल्सो बीइंग देयर, कि इन्वेंट्री टर्न्स कौन कौन सी हैं और किस तरह से हमने उन इन्वेंट्री टर्न्स को सामने रख के आगे चलना है. तो वो हमने जरूर देखना है कि इनमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं और किस किस बेसिस पे हमें ये चीजें चाहिए और ये होनी चाहिए, कि और उन्हीं की बेसिस पे हमने आइडेंटिफाई करना है कि कैसे हमारे पास ये आइटम्स एग्जिस्ट करते हैं या ये एग्जिस्ट करने चाहिए. सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्दर फर्स्ट थिंग, दैट इज इन्वेंट्री फंडामेंटल्स. उससे ही पहले मैं चाहूंगा कि एक एग्जाम्पल देखते हैं और एक सिनेरियो देखते हैं, दैट इज रिलेटेड टू Amazon. Amazon.com है. Amazon started as a virtual retailer. क्या है ये, as a virtual retailer. No inventory, no warehouse, no overhead, just computer taking order to be filled by other. यानी वर्चुअल थी तो सारी बात है, ना वेयर हाउस है, ना ओवरहेड्स हैं, ना कंपनी के कोई ऑर्डर्स हैं, ना दे आर फिल्ड बाय अदर ऑर्डर्स, यानी ये किसी ऑर्डर से भी फिल्ड अप नहीं आ रहे. सो दैट मींस Amazon.com started as a virtual retailer. No inventory, no warehouse, no overheads, just computer taking orders to be filled by others. यानी कंप्यूटर्स ऑर्डर लेने और वो फिल्ड होने अदर्स से, यानी अदर्स से उसके बाद फिल्ड अप आ रहे हैं.
Growth has forced Amazon.com to become a world leader in a warehousing and inventory management. यानी ग्रोथ जो स्पेशल हो रही थी उसने फोर्स किया Amazon को टू बिकम अ वर्ल्ड लीडर. क्या हो जाए वो? वर्ल्ड लीडर हो जाए. एंड अगेन इन वेयर हाउसिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट. किसमें? इन वेयर हाउसिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट की जो वेयर हाउसिंग होता है उसमें या इन्वेंट्री मैनेजमेंट में वो हो जाए. तो Amazon स्टार्टेड एज अ वर्चुअल रिटेलर जिसमें उसके पास कोई वेयर हाउस, कोई इन्वेंट्री नहीं, कोई ओवरहेड्स, कुछ नहीं. लेकिन उसकी जो ग्रोथ है उसने उसे मजबूर किया कि आप टूवर्ड्स लीडर बन जाए वेयर हाउसिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट की तरफ. किसकी तरफ बन जाए? वेयर हाउसिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट की. इन्वेंट्री मैनेजमेंट या वेयर हाउसिंग जिस तरह से भी होती है उसके आप वर्ल्ड लीडर बन जाए और उसी हिसाब से आप इनको चीजों को आगे लेकर चलें और उसी के हिसाब से आइडेंटिफाई करें. Amazon, each order is designed by computer to the closest distributor center that has a product. अब वो करता क्या था? कंप्यूटर ऐसा डेवलप किया गया था कि जिसमें वो ऑर्डर जो था ना वो कंप्यूटर पे असाइन होता था और वो उस ऑर्डर को क्लोजेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे ट्रांसफर कर देता है जिसके पास वो प्रोडक्ट पड़ी होगी. जिसके पास वो क्या पड़ी होगी? वो प्रोडक्ट पड़ी होगी या उसके पास पड़ी होगी और उसने देखी भी होगी कि ये प्रोडक्ट मैंने कैसे और किस बेसिस पे आइडेंटिफाई की हुई है. अब फ्लो मास्टर एट ईच डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर असाइन वर्क क्रूज. यानी फ्लो मास्टर जो हर डिस्ट्रीब्यूशन में वो उसमें से वर्क असाइन वर्क क्रू जो है उस स्पेसिफिक ऑर्डर को असाइन कर देता है जिसका काम ही क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ उस क्रू को मैनेज करना. क्या काम होता है उसको? उस क्रू को मैनेज करना. लाइट्स इंडिकेट प्रोडक्ट्स दैट आर टू बी पिक्ड एंड लाइट इज रीसेट. नहीं, लाइट्स इंडिकेट प्रोडक्ट्स दैट आर टू बी पिक्ड एंड लाइट इज रीसेट. यानी कि लाइट्स आपको डिफाइन करेंगे कि ये वाली प्रोडक्ट चाहिए और वो प्रोडक्ट जब आप पिक कर लेते हैं उसके बाद लाइट को रीसेट कर दिया जाता है. क्या कर दिया जाता है? लाइट को रीसेट कर दिया जाता है और रीसेट करने के बाद ही उन्हें इवेल्युएट किया जा रहा होता है. आइटम्स आर प्लेस्ड इन क्रेट्स. यानी क्रेट्स में प्लेस किए जाते हैं ऑन अ कन्वेयर. कन्वेयर में रखा जाता है कि जैसे गुजर रहे हैं, जैसे आप कहते हैं ना जैसे एक बेल्ट है जिसपे आपकी चीजें चलती हुई जा रही हैं, तो दैट इज नोन टू बी एज अ कन्वेयर. बार कोड स्कैनर स्कैन ईच आइटम 15 आइटम्स टू वर्चुअली एलिमिनेट द एरर. यानी कि वो सारे के सारे बार कोड को स्कैन करेगा और 15 आइटम्स को वर्चुअली स्कैन कर रहा है तो एलिमिनेट द एरर्स. क्या कर सके वो? ताकि एलिमिनेट हो सके एरर्स को, यानी एरर्स रिडक्शन की तरफ जा सकें. किसकी तरफ जा सके हम? एरर रिडक्शन की तरफ जा सकें, यानी एरर को रिड्यूस कर सकें ताकि हमारे पास चीजें डेवलप होती हुई नजर आए कि हमारे पास किस तरह से ये डेवलप हो रही है और किस तरह से ये आइडेंटिफाई हो रही हैं. सो दैट वी आर गोइंग टू सी कि हमारे पास किस तरह से आने. तो दैट इज द स्टोरी ऑफ Amazon. उसके बाद नेक्स्ट चीज, क्रेट्स अराइव्ड एट सेंट्रल पॉइंट वेयर आइटम्स आर बॉक्स. अब ये नहीं कि उस डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट कस्टमर्स को भेज दिया जाता है, नहीं. वो जो क्रेट्स हैं, क्या हैं? वो जो क्रेट्स हैं वो वहां से उठा लिए जाते हैं एंड इट्स आर दे आर बॉक्स्ड एंड लेबल्ड एट अ सेंट्रल पॉइंट. कहां पे होते हैं वो? दैट आर बॉक्स्ड एंड लेबल्ड एट अ सेंट्रल पॉइंट. एक सर्टन सेंट्रल पॉइंट पे वो सारे के सारे बॉक्स जो हैं वो लेबल हो रहे होते हैं और लेबल होने के बाद वो वहां से न्यू बारकोड्स लग के उन्हें आगे चलते हैं. गिफ्ट रैपिंग इज डन बाय हैंड एट 30 पैकेजेस पर आवर. यानी गिफ्ट रैपिंग भी की जा सकती है विद 30 पैकेजेस पर आवर. कितनी है? 30 पैकेजेस पर आवर. कंप्लीटेड बॉक्सेस आर पैक्ड, टेप्ड, वेटेड, लेबल्ड बिफोर लीविंग वेयरहाउस इन ट्रक. यानी ये सारे काम उससे पहले हमने करने हैं व्हेन वी टॉक अबाउट Amazon. कि Amazon में हमने ये सारी चीजों क्या किया था? दे आर बॉक्स्ड, पैक्ड, वेट, लेबल्ड एंड वेयरहाउस टू द ट्रक. यानी उसे ट्रक तक अरसाल कर दिया जाता है, यानी ट्रक तक वो अरसाल हो जाता है. ऑर्डर अराइव एट द कस्टमर विद इन अ वीक. यानी विद इन अ वीक कस्टमर तक वो ऑर्डर प्लेस कर दिया जाता है या ऑर्डर उस तक पहुंच जाता है. यानी जिस तरह भी वो ऑर्डर प्लेस किया जाता है वो एट द एंड ऑर्डर अराइव्स एट द कस्टमर्स विद इन अ वीक. कस्टमर्स के पास पहुंच जाता है विद इन अ वीक, यानी एक वीक के अंदर अंदर कस्टमर्स तक वो पहुंच जाता है और वो कस्टमर्स को अराइव हो जाता है और उसके बाद वो फर्दर आगे कस्टमर से लेकर आगे जोड़ तोड़ सार कर देते हैं. व्हाटसोएवर दे वांट टू, आइदर दे वांट टू गिफ्ट इट या व्हाटसोएवर दे आर डूइंग इट. तो वो उसके बाद देखते हैं कि कस्टमर्स कितने हैं. दैट इज विद इन अ वीक हम लोग उसे आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि हमारे पास ये कस्टमर्स हैं और हमने इसी के हिसाब से इनको आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास ये वैल्यूएशंस या ये आइडेंटिफिकेशंस नजर आ रही हैं या ये हमारे पास एग्जिस्टेंस में हैं. नाउ स्टार्टिंग विद द मेन थिंग, हमने Amazon को डिस्कस किया. मैंने सिर्फ इसको डिस्कस करने का एक पर्पस था कि जस्ट टू लेट यू नो कि कितनी बड़ी कंपनीज भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट करती है और इन्वेंट्री मैनेजमेंट की इस टाइम दे आर द जाइंट्स ऑफ द वर्ल्ड. कि वो किस तरह से इन्वेंट्री मैनेज करते हैं, वेयर हाउस मैनेज करते हैं और
उसके थ्रू अपने पूरे बिजनेस को रन कर रहे होते हैं, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और वो हमने देखना होता है कितने हमारे पास इन्वेंट्री फंडामेंटल्स के हिसाब से कितने हमारे पास नजर आ रहे हैं और कितने हमारे पास डेवलप हो रहे हैं। तो इन्वेंट्री फंडामेंटल्स को देखें। व्हाट इज इन्वेंट्री? इन्वेंट्री मटेरियल एंड सप्लाईज दैट अ बिजनेस और इंस्टीट्यूशन कैरीज ईदर फॉर सेल और टू प्रोवाइड इनपुट और सप्लाईज टू प्रोडक्शन प्रोसेस। अब कितनी चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पे, गौर से देखें। क्या है? ईदर टू सेल और प्रोवाइड इनपुट और सप्लाईज। दो काम है इन्वेंट्री के, या तो आप उसे रीसेल कर देंगे, या तो आप उसे क्या कर देंगे? रीसेल कर देंगे, या उसे आप प्रोडक्शन में डाल देंगे, और या फिर उसे आप फर्दर खरीद के रीसेल कर देंगे। क्या कर देंगे? फर्दर खरीद के रीसेल कर देंगे। सो देयर इज अ डिफरेंस अमंग दीज टू थिंग्स। यानी क्या है यहाँ पे दोनों में डिफरेंस चल रहा है। वन इज टू सेलिंग एंड अदर वन इज इनपुट। अगर मैं यहां से आपसे सवाल करूं कि व्हाट बिजनेस, क्या दोनों सेम होंगे? तो मैं कहूंगा नहीं। जो सेल कर रहा है उसे दोबारा, दैट इज नोन टू बी एज अ मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। क्या कहते हैं उसे हम? मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। और जो इनपुट दे रहा है दैट इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। क्या कहलाएगा वो? दैट इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। कि वो मैन्युफैक्चर कर रहा है चीज को। क्या कर रहा है वो? मैन्युफैक्चर कर रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से उसे आगे लेकर चल रहा है। दो स्टॉक्स और आइटम्स यूज्ड इन सपोर्ट प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोसेस आइटम, एंड सपोर्टिंग एक्टिविटीज, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड कस्टमर सर्विसेज, फिनिश गुड्स एंड स्पेयर पार्ट्स। यानी दो स्टॉक्स और आइटम्स used to support production, यानी प्रोडक्शन को सपोर्ट करें, जैसे रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, व्हाटसोएवर, सपोर्टिंग एक्टिविटीज लाइक मेंटेनेंस, रिपेयर और कस्टमर सर्विसेज जिसमें फिनिश गुड्स। ये सारे के सारे आइटम्स क्या कहलाते हैं? दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। क्या कहलाते हैं ये? दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। की ये इन्वेंट्रीज का एक तरह से पार्ट है, और इन्वेंट्रीज के पार्ट को ही हम आगे लेकर चल रहे होते हैं कि हाउ दीज इन्वेंट्री पार्ट्स वुड वर्क एंड दे आर बीइंग परफॉर्म। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि जब जो भी स्टॉक्स हैं जो रॉ मटेरियल या प्रोडक्शन में चाहिए, या सपोर्टिंग एक्टिविटी में चाहिए, या फिर कस्टमर सर्विस के लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए? कस्टमर सर्विसेज के लिए चाहिए। तो दीज ऑल आइटम्स मस्ट बी सीन एंड मस्ट बी एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड। और उसी के हिसाब से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने इन्वेंट्री को किस तरह से और किन बेसिस पे, किस तरह से और किन बेसिस पे हमने इसको एवेल्युएट करना है या इसको देखना है। तो मींस इन्वेंट्री क्या होती है? वो आइटम्स जो हमें या तो रॉ मटेरियल में चाहिए, या रिपेयर में चाहिए, या कस्टमर सर्विस के लिए आएंगे, दैट इज ऑल्सो बीइंग अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो दैट इज नोन टू बी एज अ इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री का नॉर्मल पर्पस क्या होता है? या तो सेल के लिए यूज की जाती है, या इनपुट या सप्लाईज के लिए की जाती है। क्या चीज होती है? इनपुट या सप्लाईज या सेल। इनपुट, सप्लाईज या सेल्स। तो यही चीजें हमारे पास आइडेंटिफाई हो रही होती हैं, और इन्हीं को देखते हुए ही हम आगे चल रहे होते हैं कि हमने किन बेसिस पे इनकी इवैल्यूएशंस करनी है और किस तरह से करनी है। सो दैट इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री। कि इन्वेंट्री का मतलब क्या है? या तो सेल करना है या प्रोडक्शन में डालना है, और प्रोडक्शन में डालना है तो रॉ मटेरियल होगा, वर्क इन प्रोसेस होगा, कस्टमर सर्विस है तो फिनिश गुड्स होगा, सपोर्टिंग है तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए चाहिए होगा। These all are being the part of material और इन्वेंट्री। क्या है ये? हमारे पास मटेरियल और इन्वेंट्री की हमारे पास एग्जिस्टेंस में नजर आ रहा है कि हमारे पास चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। आगे देखते हैं इन्वेंट्री फंडामेंटल। सो कैन प्रोडक्शन बी प्लान विदाउट मैनेजिंग इन्वेंट्री? क्या प्रोडक्शन प्लान हो सकती है विदाउट मैनेजिंग द इन्वेंट्री? क्या हम इन्वेंट्री मैनेज ना करें क्या? और लेकिन प्रोडक्शन सारी की सारी हम कहें जी मैनेज कर रहे हैं। सिंस इन्वेंट्री ईदर रिजल्ट्स फ्रॉम प्रोडक्शन और सपोर्ट इट, द टू कैन नॉट बी मैनेज सेपरेटली एंड मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड। यानी मैं ये नहीं कह सकता कि प्रोडक्शन और सपोर्ट एक्टिविटीज साथ साथ के बगैर कुछ हो सकता है, बट दोनों कैन नॉट बी मैनेज सेपरेटली। दोनों को अगर मैं सेपरेट मैनेज करूंगा, अलग वेयर हाउसेस, अलग आपके ओवरऑल हर चीज की क्या नाम है रिकॉर्डिंग, तो उससे हमारी कॉस्ट कम होने के बजाय क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी। क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। और जब हमारी कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी तो दैट मीन्स कि हमारे पास कहेंगे कि हमारे पास जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का फायदा होना है, तो फायदे की बजाय क्या होना शुरू हो जाएगा? नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो प्रोडक्शन प्लानिंग इज कंसर्न विद ओवरऑल इन्वेंट्री। किसके साथ है? प्रोडक्शन प्लानिंग इज कंसर्न विद ओवरऑल इन्वेंट्रीज। के वो ओवरऑल इन्वेंट्रीज के साथ कंसर्न होते हैं, और कंसर्न उसी के हिसाब से हमारे पास चल रहे होते हैं। तो मटेरियल प्रोडक्शन प्लानिंग इज कंसर्न विद ओवरऑल इन्वेंट्री। किसके साथ एग्जिस्ट कर होते हैं? विद ओवरऑल इन्वेंट्री। मास्टर प्लानिंग इज कंसर्न विद एंड आइटम्स। किसके साथ कंसर्न हो रहे होते हैं? विद एंड आइटम्स। के जो भी उसके एंड आइटम्स है, मास्टर प्लानिंग उसके साथ कंसर्न हो रही होती है। किसके साथ कंसर्न हो रही होती है? उसके साथ कंसर्न हो रही होती है। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग इज कंसर्न विद कंपोनेंट पार्ट्स एंड रॉ मटेरियल्स। अब यहां देखिए, हर एक प्लानिंग का कंसर्न एक सर्टेन टाइप ऑफ इन्वेंट्री से है।
किससे है? एक सर्टेन टाइप ऑफ इन्वेंट्री से। हर प्लानिंग का एक कंसर्न किससे है? सर्टेन टाइप ऑफ इन्वेंट्री से, यानी वो एक सर्टेन टाइप ऑफ इन्वेंट्री को देख रहा होता है और उसी हिसाब से। देखिए यहां पे कौन सी है? ओवरऑल इन्वेंट्री के साथ इसका कंसर्न है, यहां एंड आइटम के साथ कंसर्न है, यहां पे कंपोनेंट्स एंड रॉ मटेरियल के साथ कंसर्न है। यानी हर एक पॉइंट पे एक सर्टेन लेवल पे उसकी कंसर्न है एक इन्वेंट्री के साथ। क्या है वो? एक सर्टेन इन्वेंट्री के साथ उसकी कंसर्न्स चल रहे हैं या कंसर्न्स हमारे सामने नजर आ रहे हैं। अब देखें यहां पे ओवरऑल इन्वेंट्री आ रहा है, एंड आइटम्स आ गया और कंपोनेंट पार्ट्स एंड रॉ मटेरियल्स आ गए। क्या आ गया? कंपोनेंट्स, पार्ट्स एंड रॉ मटेरियल्स हमारे पास एग्जिस्ट हो रहे हैं। तो ओवरऑल इन्वेंट्री आ गई, एंड आइटम्स आ गए, कंपोनेंट, पार्ट्स एंड रॉ मटेरियल्स। यानी प्रोडक्शन प्लानिंग ओवरऑल, मास्टर प्लानिंग ओनली रिलेटेड टू एंड आइटम्स, मास्टर रिक्वायरमेंट, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग इज रिलेटेड टू कंपोनेंट्स एंड रॉ मटेरियल। यानी ये इससे लिंकअप होते हैं और इनसे लिंकअप होके आगे चल रहे होते हैं। तो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग भी आ गई, मास्टर प्लानिंग भी आ गई और प्रोडक्शन प्लानिंग भी आ गई। यानी प्रोडक्शन प्लानिंग, मास्टर प्लानिंग एंड मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, यानी ये चीजें हमारे पास पार्ट हैं और ये इन्वेंट्री फंडामेंटल्स में शामिल हो रही हैं। नेक्स्ट इज द एग्रीगेट इन्वेंट्री मैनेजमेंट। क्या चीज आ रही है हमारे पास? एग्रीगेट इन्वेंट्री मैनेजमेंट। कि हमारे पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कैसे कैसे और किस तरह से एग्रीगेशंस एग्जिस्ट कर रही हैं। एग्रीगेट इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज कंसर्न विद मैनेजिंग इन्वेंट्री। किसके साथ कंसर्न होता है? विद मैनेजिंग इन्वेंट्रीज अकॉर्डिंग टू देयर क्लासिफिकेशन। यानी एग्रीगेट इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज कंसर्न विद मैनेजिंग इन्वेंट्रीज अकॉर्डिंग टू देयर क्लासिफिकेशंस, raw material, work in process, finished goods and the functions they perform. If it is financially oriented and is concerned with the cost and benefit of carrying classification of inventories. Aggregate inventory management is concerned with managing inventory. किसको मैनेज करना चाहते हैं? Managing of inventories according to their classification. यानी work in process अलग, finished goods अलग, raw material अलग, एंड फंक्शंस दे परफॉर्म। और कौन कौन से फंक्शंस दे परफॉर्म उसके हिसाब से हमने देखना है कि उसकी क्या क्लासिफिकेशन है। इट इज फाइनेंशियली ओरिएंटेड। किसके ऊपर है? फाइनेंशियली ओरिएंटेड एंड इज कंसर्न विद कॉस्ट। यानी इट इज फाइनेंशियली ओरिएंटेड। वो क्या है? फाइनेंशियली ओरिएंटेड है एंड कंसर्न विद द कॉस्ट। किसके साथ कंसर्न है? दे आर कंसर्न विद द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ कैरिंग द क्लासिफिकेशंस। यानी ये कंप्लीट जो डिसीजन होगा फाइनेंशियली ओरिएंटेड होगा एंड कंप्लीटली कंसर्न विद द कॉस्ट। किसके साथ कंसर्न होगा? विद द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ कैरिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। विद द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ कैरिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। के क्या कॉस्ट और बेनिफिट है फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री के। इन्वेंट्री को हमने जो क्लासिफाई करना है वो हमने किन बेसिस पे क्लासिफाई करना है और कैसे क्लासिफाई करना है। तो एग्रीगेट इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज द मैनेजिंग ऑफ इन्वेंट्री ऑफ ऑल आइटम्स, फंक्शंस और कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ कैरिंग। ये हमने लाजमी देखना है एंड दैट इज नोन टू बी एज द एग्रीगेट इन्वेंट्री मैनेजमेंट। क्या कहते हैं उसे हम? एग्रीगेट इन्वेंट्री मैनेजमेंट। कि ये हमारे पास कहते हैं जी एग्रीगेट इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। एग्रीगेट इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स फ्लो एंड काइंड ऑफ इन्वेंट्री नीडेड। किस टाइप का फ्लो और किस काइंड की इन्वेंट्री रिक्वायर्ड है। सप्लाई एंड डिमांड पैटर्न। क्या है हमारे पास? सप्लाई एंड डिमांड पैटर्न। फंक्शंस इन्वेंट्री परफॉर्म्स। क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विद इन्वेंट्री। क्या हो गया? कॉस्ट एसोसिएटेड विद इन्वेंट्री। यानी एग्रीगेट इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ये चीजें, फ्लो का ध्यान रखना है, फ्लो ऑफ कॉस्ट मटेरियल का, सप्लाई, फंक्शन, ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट। यानी फ्लो, सप्लाई, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, कॉस्ट। ये चीजें आपने लाजमी देखनी है जब हम बात करते हैं एग्रीगेट इन्वेंट्री मैनेजमेंट। किसकी बात करते हैं हम? एग्रीगेट इन्वेंट्री मैनेजमेंट। कि हमने एग्रीगेशन ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे और किन बेसिस पे करनी है। यानी फ्लो एंड काइंड ऑफ इन्वेंट्री नीडेड के किस किस्म की इन्वेंट्री चाहिए और उसका क्या फ्लो रिक्वायरमेंट, यानी किस तरह, यानी बहुत ज्यादा सख्त जरूरत वाली है, यानी कि बहुत ज्यादा जरूरत वाली है, या नॉर्मल है, या वंस इन अ ब्लू मून दैट वुड बी रिक्वायर्ड। और सप्लाई एंड डिमांड पैटर्न। क्या चीज आ गई? सप्लाई एंड डिमांड पैटर्न। के सप्लाई एंड डिमांड पैटर्न क्या है उस हिसाब से देखेंगे कितनी इन्वेंट्री मैनेज करनी है। कि अगर सप्लाई बहुत थोड़ी है तब क्या करना है, बहुत ज्यादा है तो तब क्या करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कोई बहुत बड़ी मशीनरी बन रही है या आप वॉरशिप्स बना रहे हैं, तो वहां जाहिर बात है डिमांड आपको पता है साल में एक है।
आप सप्लाई भी उसी हिसाब से मैनेज करेंगे। लेकिन जैसे एफएमसीजीज हैं उसके लिए आपको पता है कि डिमांड बहुत ज्यादा है, तो सप्लाई भी आप फिर उसी हिसाब से मैनेज करेंगे। क्या करेंगे आप उसी हिसाब से सप्लाईज को मैनेज करेंगे कि मैंने सप्लाईज कौन सी रखनी है और किन बेसिस पे रखनी है। इसी तरह क्या फंक्शंस परफॉर्म करने हैं इन्वेंट्रीज ने, क्या वो मेजर पोर्शन है जो प्रोडक्शन का, क्या उसके बगैर प्रोडक्शन हो नहीं सकती, या मेजर कंपोनेंट है प्रोडक्शन का, तो दैट हैज अ डिफरेंट फंक्शंस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अगर वो साइड पोर्शन है तो उसका डिफरेंट है, यानी उसका फंक्शन क्या है, डिफरेंट है ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है, तो ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं इन्वेंट्री मैनेज करने के, टू रिड्यूस कॉस्ट, to reduce time, to have a in-time resources. These are all the parts of inventory management objectives. के ये सारे क्या कहलाते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या है ये हमारे पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं और उसी के हिसाब से हम चलते हैं। लास्ट इज द कॉस्ट एसोसिएटेड विद इन्वेंट्री। क्या चीज है यहाँ पे, कॉस्ट एसोसिएटेड विद द इन्वेंट्री के क्या क्या कॉस्ट हमारे पास एसोसिएटेड हैं विद द इन्वेंट्री के, इन्वेंट्री से रिलेटेड कौन कौन सी कॉस्ट हैं जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं और उनको हमने कैसे और किन बेसिस पे आइडेंटिफाई करना है या एवेलुएट करना है। सो दैट मींस दीज आर द पार्ट्स ऑफ एग्रीगेट मैनेजमेंट। आइटम इन्वेंट्री मैनेजमेंट मस्ट एस्टैब्लिश डिसीजन रूल अबाउट इंडिविजुअल इन्वेंट्री आइटम। हाँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट केस व्हेन वी टॉक अबाउट डिसीजन रूल कि एक इंडिविजुअल इन्वेंट्री आइटम के लिए क्या किस तरह से वो मैनेज किया जाएगा। तो दैट मींस मैनेजमेंट मस्ट एस्टैब्लिश डिसीजन रूल्स अबाउट इंडिविजुअल इन्वेंट्री आइटम्स, यानी कि मैनेजमेंट मस्ट एस्टैब्लिश डिसीजन रूल्स अबाउट इंडिविजुअल इन्वेंट्री आइटम्स कि इंडिविजुअल इन्वेंट्री आइटम्स से रिलेटेड क्या रूल्स हैं और किस तरह से वो आगे लेकर हम चल रहे हैं। तो मैनेजमेंट मस्ट एस्टैब्लिश डिसीजन रूल्स अबाउट इंडिविजुअल इन्वेंट्री आइटम्स के, क्या इंडिविजुअल इन्वेंट्री आइटम्स है। इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री आइटम्स, क्या इंपॉर्टेंस है इन्वेंट्री आइटम्स के, ये कौन कौन सी इंपॉर्टेंस सामने लेके चलते हैं। हाउ दे आर टू बी कंट्रोल्ड, कि किस तरह से उन्हें कंट्रोल किया जाता है, हाउ दे आर टू बी कंट्रोल्ड, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री आइटम्स है। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है इन्वेंट्री आइटम्स के। ठीक है, हाउ दे आर टू बी कंट्रोल्ड, कि वो किस तरह से कंट्रोल किए जाएंगे, क्या किए जाएंगे, वो किस तरह से कंट्रोल किए जाएंगे और किन बेसिस पे कंट्रोल किए जाएंगे, ऑन द व्हाट बेसिस दे आर टू बी कंट्रोल्ड, कि उन्हें हमने किस तरह से किन बेसिस पे कैसे कंट्रोल करना है, दैट आर नीड टू बी स्टडीड। हाउ मच टू ऑर्डर एट वन टाइम, हाउ मच टू ऑर्डर एट वन टाइम, के एक टाइम पे कितना ऑर्डर करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री आइटम, क्या बाय आइटम है या कोर आइटम है। देखें, बाय आइटम भी होता है और कोर आइटम भी। बाय आइटम मींस जो एक साइड लाइन है, जैसे फॉर एग्जांपल इन अ फर्नीचर अ नेल इज अ बाय आइटम बट अ वुड इज अ कोर आइटम। तो इसी तरह यहाँ पे भी इन्वेंट्री दो तरह की अलग होगी, क्या वो बाय आइटम में आती है या क्या वो कोर आइटम में आती है। अगर वो कोर आइटम में आ रही है तो डेफिनेटली उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, बाय आइटम में आ रही है तो उसकी डेफिनेटली इतनी इंपॉर्टेंस नजर नहीं आएगी। हाउ दे आर टू बी कंट्रोल्ड, उनको कंट्रोल कैसे किए जाते हैं, इनकी सप्लाई एंड डिमांड को आपने कैसे मैनेज किया हुआ होता है, किस तरह से मैनेज किया होता है और उनको किस तरह से आप मैनेज करके आगे चलते हो। हाउ मच टू ऑर्डर एट वन टाइम, यानी कितना आपने ऑर्डर करना है वन टाइम में, कितना आपको रिक्वायर्ड है। तो जारी बात है आप उतना ही रिक्वायर्ड करेंगे जितना आप वेयर हाउस कर सकते हैं, जितना आप गोडाउन में रख सकते हैं, जहां जितनी आपके पास कैरिंग कैपेसिटी है तो उतनी ही आप ऑर्डर करेंगे। एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको ये पता हो कि मैंने कितना ऑर्डर करना चाहिए एट वन टाइम। एंड व्हेन टू प्लेस ऑर्डर, दैट इज नोन टू बी एज, गेन क्या वर्ड था वो याद है, दैट इज नोन टू बी एज अ लीड टाइम। और ये एक तरह से लीड टाइम की डेफिनेशन है। क्या है ये आपके पास, एक तरह से लीड टाइम की डेफिनेशन है कि आपके पास लीड टाइम कितना है और कैसे वैल्यू जनरेट हुआ है। क्या हुआ है, लीड टाइम कैसे जनरेट हुआ और कितना आपके पास लीड टाइम एग्जिस्ट कर रहा है या कितना आपका लीड टाइम है। हाउ कंपनी यूज देयर इन्वेंट्री, किस तरह से कंपनी यूज करता है इन्वेंट्री को, यानी हाउ कंपनीज यूज देयर इन्वेंट्री के किस तरह से यूज होती है। एंटिसिपेशंस और सीजनल इन्वेंट्री, कई दफा यही होता है कि एंटिसिपेशंस होती है, हाँ जी इसकी प्राइस बढ़ जाएगी या इसकी पे भी ड्यूटी लगने वाली है, यू आर गोइंग टू एंटिसिपेट इट। एंड सीजनल इन्वेंट्री यानी कि कई दफा वो तो एंटिसिपेशन में इन्वेंट्री आ रही होती है, कई दफा सीजनल बेस पे इन्वेंट्री आ रही होती है। किस पे आ रही होती है, सीजनल बेस पे, कि जैसा सीजन कह रहा है हम उसी हिसाब से उसकी इन्वेंट्री को चेंज करें या व्हाटसोएवर यू कैन से चार्ज करें। क्या करें, हम उसको चार्ज करें या उसको इवैल्यूएट करें। फ्लक्चुएशन इन्वेंट्री और सेफ्टी स्टॉक, बफर डिमांड फ्लक्चुएशन, इस चीज को डील करने के लिए वो क्या कहता है, सेफ्टी स्टॉक को रखा जाता है
और बफर डिमांड फ्लक्चुएशंस को मैनेज किया जाता है। किसको किया जाता है? बफर डिमांड फ्लक्चुएशंस को मैनेज किया जाता है कि किस तरह से वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं और किस बेसिस पे वो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। लॉट साइज और साइकिल स्टॉक, क्या हो गया? लॉट साइज और साइकिल स्टॉक टेक एडवांटेज ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट और परचेजिंग एफिशिएंसी। टेक एडवांटेज ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट और परचेजिंग एफिशिएंसी, यानी लॉट साइज और साइकिल स्टॉक, यानी दैट इज द अगेन दैट इज द हाउ द कंपनी यूज देयर इन्वेंट्री। तो वो लॉट साइज या साइकिल स्टॉक के हिसाब से भी इन्वेंट्री मंगवाई जाती है ताकि एडवांटेज लिया जा सके क्वांटिटी डिस्काउंट का। किससे यूज किया जाता है? क्वांटिटी डिस्काउंट। जाहिर बात है काफी सारी कंपनीज हैं, वो करती क्या है, आपसे कहेंगी अच्छा आप 2000 यूनिट्स वन टाइम परचेज करेंगे तो 10% डिस्काउंट है। सो दैट मींस जो लॉट साइज बीइंग इंक्रीज्ड, आप वहां पे क्या करने की कोशिश करते हैं? अपने लॉट साइज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं आप? लॉट साइज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और उसी हिसाब से अपनी एफिशिएंसी को भी इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। क्या करने की कोशिश करते हैं? अपनी एफिशिएंसी को भी इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। फ्लक्चुएशन इन्वेंट्री और सेफ्टी स्टॉक, फ्लक्चुएशन इन्वेंट्री और सेफ्टी स्टॉक, बफर डिमांड फ्लक्चुएशन ऑल्सो एग्जिस्ट। क्या एग्जिस्ट करती है? बफर डिमांड फ्लक्चुएशन ऑल्सो एग्जिस्ट। एंटिसिपेशन और सीजनल इन्वेंट्री, दैट इज ऑल्सो बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। अब आगे देखें ट्रांसपोर्टेशन, अब इसी के आगे है, और पाइपलाइन इन्वेंट्री, ये भी हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन और पाइपलाइन इन्वेंट्री भी होती है। स्पेकुलेटिव और हेज इन्वेंट्री प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट सम फ्यूचर इवेंट्स, लेबर स्ट्राइक, यानी कई दफा आप हेज की भी होती है इन्वेंट्री, कुछ इन्वेंट्री मंगा के अलग से आपने ऑर्डरिंग की हुई होती है फॉर इन केस अगर कोई आपके पास लेबर स्ट्राइक होती है तो आप उसमें वो इन्वेंट्री को यूज कर लेंगे। क्या कर लेंगे? आप वो इन्वेंट्री को उसमें यूज कर लेंगे और उसको आप आगे फर्दर स्टैब्लिश करेंगे। मेंटेनेंस, रिपेयर और ऑपरेटिंग इन्वेंट्रीज ये भी होती हैं कि जो मेंटेनेंस से रिलेटेड इन्वेंट्रीज होती हैं वो भी आप मैनेज कर रहे होते हैं। तो यानी कंपनी के यूजेज ऑफ इन्वेंट्रीज किस किस तरह की? सीजनल बेस पे हैं, सेफ्टी स्टॉक टाइप फॉर्म में, यानी कि सीजनल फॉर्म में आता है, सेफ्टी स्टॉक फॉर्म में आता है, लॉट साइज की फॉर्म में आता है यूज, ट्रांसपोर्टेशन और पाइपलाइन इन्वेंट्रीज की फॉर्म में आता है, हेज इन्वेंट्री की फॉर्म में आता है और मेंटेनेंस और रिपेयर की एंट्री की फॉर्म में आता है। यानी ईच एंड एवरी आइटम बीइंग सीन, यानी हर एक तरह का यूज इन्वेंट्री का एग्जिस्ट करता है और जिस तरह से इन्वेंट्री एग्जिस्ट होती है उसी हिसाब से हम उसको यहाँ पे फर्दर आइडेंटिफाई भी कर रहे होते हैं कि हमने उसे किस तरह से और किन बेसिस पे एवेल्युएट किया और एवेल्युएट करके फर्दर हमने उसे आगे लेकर आए कि हाउ दे आर बीइंग एवेल्युएटेड एंड हाउ दे आर बीइंग आइडेंटिफाइड। तो दैट इज अगेन सीजनल यूज है ऑफ इन्वेंट्री है, सेफ्टी स्टॉक बेसिस यूज है, लॉट साइज बेस्ड यूज है, पाइपलाइन बेस्ड यूज इन्वेंट्री का है, हेज इन्वेंट्री है और मेंटेनेंस बेस्ड यूज ऑफ इन्वेंट्री। क्या है यहाँ पे? मेंटेनेंस बेस्ड यूज ऑफ इन्वेंट्री के मेंटेनेंस बेस्ड यूज ऑफ इन्वेंट्री कितना है और कैसे इवेल्युएट होगा, यानी कि मेंटेनेंस बेस्ड यूज ऑफ इन्वेंट्री हमने कैसे और किन बेसिस पे इवेल्युएट करना है, कैसे और किन बेसिस पे इवेल्युएट करना है। तो मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेटिंग MRO इन्वेंट्रीज, क्या होता है? MRO, मेंटेनेंस, M फॉर मेंटेनेंस, R फॉर रिपेयर, A फॉर ऑपरेटिंग, तो दैट इज नोन टू बी एज अ MRO इन्वेंट्रीज। क्या कहते हैं हम? इन MRO इन्वेंट्रीज हैं कि हमारे पास MRO इन्वेंट्रीज के थ्रू ही वैल्यूएशंस हो रही हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, किस चीज का ऑब्जेक्टिव आ गया? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री, प्रोवाइड डिजायर्ड कस्टमर लेवल, यानी क्या है ऑब्जेक्टिव? प्रोवाइड डिजायर्ड कस्टमर सर्विस इज एबिलिटी टू सेटिस्फाई कस्टमर। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट को अगर सर्विस सेक्टर में देखें तो हम कहेंगे जी प्रोवाइड डिजायर्ड कस्टमर सर्विस लेवल, कि हम जितने कस्टमर का सर्विस लेवल डिजायर्ड है वो हम उसको प्रोवाइड करें। क्या करें? हम उसको प्रोवाइड करें। एंड द एबिलिटी टू सेटिस्फाई कस्टमर रिक्वायरमेंट, क्या कर सकें? एबिलिटी टू सेटिस्फाई कस्टमर रिक्वायरमेंट, कस्टमर रिक्वायरमेंट को हम सेटिस्फाई कर सकें थ्रू दिस, यानी इसी के थ्रू हम कस्टमर के को सेटिस्फाई कर सकें और उसी के आगे लेके जाएं। परसेंटेज ऑफ ऑर्डर शिफ्ट ऑन स्केड्यूल, यानी किस तरह होगा ऑब्जेक्टिव कि कितने हमारे पास ऑर्डर शिफ्ट ऑन स्केड्यूल हैं। परसेंटेज ऑफ लाइन आइटम शिफ्ट ऑन स्केड्यूल, लाइन आइटम्स जो है वो कितने शिफ्ट किए गए हैं ऑन स्केड्यूल। परसेंटेज ऑफ डॉलर वॉल्यूम शिफ्ट ऑन स्केड्यूल, कि कितने वॉल्यूम का हमने शिपिंग कर चुके हैं। आइडल टाइम ड्यू टू मटेरियल एंड कंपोनेंट शॉर्टेजेस, वो कितना रहा है। तो ये चार चीजें मेजरमेंट हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमने देखने हैं, जो इनको आंसर कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? वो इनको आंसर कर रहे होते हैं और इनको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि हाँ जी ये हमारे पास सिस्टम्स हैं और इसी सिस्टम्स के थ्रू हम फर्दर आगे वर्क करें। तो परसेंटेज ऑफ ऑर्डर शिफ्ट ऑन शेड्यूल, परसेंटेज ऑफ लाइन आइटम्स शिफ्ट ऑन स्केड्यूल, percentage of dollar volume shipped on schedule,
आइडल टाइम ड्यू टू मटेरियल एंड कंपोनेंट शॉर्टेजेस, यानी आइडल टाइम ड्यू टू मटेरियल एंड कंपोनेंट शॉर्टेजेस, कि जो कंपोनेंट शॉर्टेजेस और आइडल टाइम है दैट इज ड्यू टू मटेरियल एंड कंपोनेंट शॉर्टेजेस, दैट इज आल्सो बीइंग अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स। क्या है ये हमारे पास एज अ इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स को हम देखते जा रहे हैं। तो अगेन किस तरह है, परसेंट ऑफ ऑर्डर शिफ्ड ऑन स्केड्यूल, लाइन आइटम्स शिफ्ड, वॉल्यूम शिफ्ट एंड मटेरियल। ऑर्डर शिफ्ट, लाइन शिफ्ट, वॉल्यूम शिफ्ट, यानी ऑर्डर शिफ्ट, लाइन शिफ्ट, वॉल्यूम शिफ्ट एंड मटेरियल बेस्ड शॉर्टेजेस। किसके लिए है, मटेरियल बेस्ड शॉर्टेजेस, के जितने भी हमारे मटेरियल बेस्ड शॉर्टेजेस हैं वो इसमें ही होंगे। इन्वेंटरी ऑब्जेक्टिव्स फर्दर भी हैं, कौन कौन से हैं जी, प्रोवाइड फॉर कॉस्ट एफिशिएंट ऑपरेशंस। नाउ दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। जो इन्वेंटरी मैनेज की जाती है उसका पर्पस मेजरली यही होता है कि कॉस्ट एफिशिएंट ऑपरेशंस हो। क्या हो, कॉस्ट एफिशिएंट ऑपरेशंस हो। बफर स्टॉक फॉर स्मूथ प्रोडक्शन फ्लो, यानी बफर स्टॉक्स हो फॉर स्मूथ प्रोडक्शन फ्लो, यानी कि बफर स्टॉक एग्जिस्ट कर रहा हो फॉर स्मूथ प्रोडक्शन फ्लो। मेंटेन अ लेवल ऑफ वर्क फोर्स, कि एक सर्टन लेवल ऑफ वर्क फोर्स लाजमी मेंटेन हो। क्या हो, एक सर्टन लेवल ऑफ वर्क फोर्स लाजमी मेंटेन हो, नजर आए। अलाउइंग लॉन्गर प्रोडक्शन रन एंड क्वांटिटी डिस्काउंट, अलाउइंग लॉन्गर प्रोडक्शन रन एंड क्वांटिटी डिस्काउंट, कि जो प्रोडक्शन रन है वो लॉन्गर हो एंड क्वांटिटी डिस्काउंट भी आए, यानी कि लॉन्गर प्रोडक्शन रन और साथ ही हमारे पास क्वांटिटी डिस्काउंट भी जनरेट हो। तो दैट मींस वी आर नीड टू बी रिमेन अ कॉस्ट एफिशिएंट। किस तरह रहना पड़ेगा, हमें कॉस्ट एफिशिएंट रहना पड़ेगा, और कॉस्ट एफिशिएंसी हमें इन्हीं की बेसिस पे नजर आएगी। मिनिमम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, सेकंड क्या है हमारे पास, दैट इज मिनिमम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। कि मिनिमम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हमने कैसे करनी है, किन बेसिस पे करनी है, एंड हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई इट, कि हमने उस इन्वेंट्री को हमने कैसे और किन बेसिस पे आइडेंटिफाई करना है। तो मिनिमम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री टर्नओवर से निकालेंगे। किससे निकालेंगे हम, इन्वेंट्री टर्नओवर से निकालेंगे। एंड वीक डेज एंड आवर्स ऑफ सप्लाईज, क्या है, वीक डेज एंड आवर्स ऑफ सप्लाई। तो मिनिमम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कम करें, जिसमें सबसे पहला मैयर क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर लो हो, वीक डेज एंड आवर्स ऑफ सप्लाईज, और इसमें क्या हो, सप्लाईज आर वीक डेज एंड आवर बेस्ड, यानी वीक डेज और आवर बेस्ड के हिसाब से हमारे पास सप्लाईज जनरेट हो रही हो। क्या हो रही हो, हमारे पास सप्लाईज जनरेट हो रही हो। तो क्या हो गया यहाँ पे, प्रोवाइड फॉर द कॉस्ट एफिशिएंट ऑपरेशन, किस चीज को लेके, कॉस्ट एफिशिएंट ऑपरेशंस एंड मिनिमम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या चीज आ रही है, मिनिमम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एंड कस्टमर सर्विस लेवल। एग्जांपल क्या होगी, परसेंटेज ऑफ ऑर्डर शिफ्ट ऑन स्केड्यूल। क्या एग्जांपल होगी इसकी, कस्टमर सर्विस लेवल की, दैट इज रिलेटेड टू CS लेवल। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो गुड्स मैयर इफ ऑर्डर हैज सिमिलर वैल्यू डो नॉट कैप्चर वैल्यू, यानी गुड्स मैयर इफ ऑर्डर्स हैव सिमिलर वैल्यू डू नॉट कैप्चर द वैल्यू, यानी तब अब आप उसकी वैल्यू कैप्चर ना करें। इफ वन कंपनी रिप्रेजेंट 50% ऑफ योर बिजनेस बट ओनली 5% ऑफ योर ऑर्डर, 95% ऑन स्केड्यूल ऑन कुड रिप्रेजेंट ओनली 50% ऑफ वैल्यू। किसमें होता है, कुड रिप्रेजेंट ओनली 50% ऑफ इट्स वैल्यू। इफ वन कंपनी रिप्रेजेंट 50%, अगर आई कंपनी 50% ऑफ योर बिजनेस शो करती है बट ओनली 5% ऑफ योर ऑर्डर्स, यानी 5% ऑफ योर ऑर्डर्स हैं, 95% ऑन स्केड्यूल शुड रिप्रेजेंट ओनली 50% ऑफ वैल्यू, यानी कि 95% जो है उससे शो कर रहा होगा कितने, 50% ऑफ वैल्यू। किसने की शो कर रहा होगा, 50% ऑफ वैल्यू, कि 50% इतनी एग्जिस्ट कर रही है, तो वी आर गोइंग टू सी कि हमारे पास भी 50% उतनी ही आ जाए, उतने ही पे ही एग्जिस्टेंस में नजर आए। परसेंटेज ऑफ लाइन आइटम शिफ्ट, किसका आ रहा है, परसेंटेज ऑफ लाइन आइटम शिफ्ट, क्या क्या परसेंटेज ऑफ लाइन आइटम शिफ्ट हमारे पास आ रहे हैं। रिकॉग्नाइजेस दैट नॉट ऑल ऑर्डर्स आर इक्वल बट डज नॉट कैप्चर, रिकॉग्नाइजेस दैट नॉट ऑल ऑर्डर्स आर इक्वल, सारे ऑर्डर्स बराबर नहीं है, बट डज नॉट कैप्चर वैल्यू ऑफ ऑर्डर, मोर एक्सपेंसिव टू मैयर, ओके फॉर फिनिश गुड्स। ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ लाइन आइटम्स शिफ्ट ऑन स्केड्यूल, ये कितने परसेंट लाइन आइटम्स हैं दैट आर शिफ्ट ऑन स्केड्यूल। तो आप कहेंगे क्या, रिकॉग्नाइज बट नॉट ऑल ऑर्डर्स आर इक्वल, तो यहां पे बट डू नॉट कैप्चर वैल्यू, बट डज नॉट कैप्चर वैल्यू ऑर्डर, मोर एक्सपेंसिव टू मैयर, ओके फॉर फिनिश गुड्स, यानी ये दैट इज मोर रेलेवेंट टू फिनिश गुड्स। किससे रेलेवेंट ज्यादा है ये, फिनिश गुड्स से ये ज्यादा है। 90% सर्विस लेवल माइट मीन्स
शिपिंग 225 आइटम आउट ऑफ 250, यानी 90% शिपिंग का मतलब है कि आपके पास 250 में से 225 आइटम्स शिप हो जाते हैं। टोटल फ्रॉम 20 ऑर्डर स्केड्यूल्ड, टोटल फ्रॉम 20 स्केड्यूल्ड 20 ऑर्डर स्केड्यूल्ड, यानी टोटल किसमें से किया गया 70 ऑर्डर स्केड्यूल के स्केड्यूलिंग में जो 70 ऑर्डर्स हमारे पास एग्जिस्टेंस में नजर आ रहे थे कि यार हाँ ये ऑर्डर्स हैं और इन्हीं की बेसिस पे हमने आगे लेकर चलना है। तो दैट मींस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द कस्टमर सर्विस लेवल एग्जांपल, कस्टमर सर्विस लेवल एग्जांपल्स के कस्टमर सर्विस लेवल एग्जांपल क्या है और किस तरह से वो वर्क कर रहे हैं। परसेंटेज ऑफ डॉलर वॉल्यूम शिफ्ट, परसेंटेज ऑफ डॉलर वॉल्यूम शिफ्ट ऑन स्केड्यूल। अब यानी परसेंटेज ऑफ ऑर्डर सप्लाइड ऑन स्केड्यूल, परसेंटेज ऑफ आइटम्स शिफ्ट ऑन स्केड्यूल, परसेंटेज ऑफ डॉलर वॉल्यूम शिफ्ट ऑन स्केड्यूल। अब ये क्या है, दैट इज 3 ऑब्जेक्टिव्स और वो हर तरफ कस्टमर लेवल से ही फुलफिल हो रहे हैं। किससे हो रहे हैं फुलफिल? वो कस्टमर लेवल से ही फुलफिल हो रहे हैं कि जो भी वो लेवल यहाँ डिफाइन कर रहे हैं वो उसी हिसाब से ही फुलफिल हो रहे हैं। रिकॉग्नाइज द डिफरेंस इन ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ बोथ लाइन आइटम्स एंड वैल्यू, यानी इनमें डिफरेंस देखना है कि एक लाइन आइटम पूछ रहा है और एक वैल्यू पूछ रहा है। दिस वन इज अबाउट द वैल्यू। अब पिछला वाला जो था वो लाइन आइटम से था, यानी कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बीइंग सोल्ड। यहाँ पे क्या है, कितनी अमाउंट की सेलिंग्स हुई है या शिपिंग हुई है, कि कितनी अमाउंट की वैल्यूएशंस हुई हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर इन्वेस्टमेंट मेजर एग्जांपल, द कोच मोटर होम company has annual cost of goods sold of 110 million. The average inventory value at that point is that much. Calculate inventory turnover weeks, weekdays and supply. So inventory turnover का क्या फार्मूला होता है? That is again CGS divided by inventory. किससे होता है? CGS divided by average inventory. तो that is that known to be as a inventory turnover. क्या कहेंगे इसे हम? That is known to be as a inventory turnover. कि ये कहें कि हाँ जी ये inventory turnover का पार्ट है या हिस्सा है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि दैट इज, अब यहां इन्वेंट्री टर्नओवर जब कैलकुलेट किया जाएगा तो क्या हुआ है, एवरेज इन्वेंट्री। तो हमने कहा जी 26 इन्वेंट्री टर्न्स। क्या है ये हमारे पास? इन्वेंट्री टर्न्स या इन्वेंट्री टाइम्स। मींस आज अगर इन्वेंट्री जनरेट होगी तो वो दोबारा कुछ दिनों बाद सेल होगी। इस तरह के साइकिल 26 टाइम्स चलेंगे। क्या चलेंगे? यहाँ 26 टाइम्स जिस तरह के साइकिल चलेंगे कि जिसमें यहाँ बता रहे होंगे कि हाँ जी इस तरह से यहाँ पे टर्नओवर जनरेट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? यहाँ पे टर्नओवर जनरेट हो रहे हैं। वीक्स और डेज ऑफ सप्लाईज, एवरेज इन्वेंट्री ऑन हैंड इन डॉलर, एवरेज वीकली यूजेज इन डॉलर। यानी कि अब क्या हुआ, यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री ऑन हैंड यहाँ पे आ गई, वीकली यूजेज के लिए हमने 52 से डिवाइड कर दिया। तो दैट इज नोन टू बी एज अ 2 वीक्स। क्या आ गया हमारे पास? 2 वीक्स है, यानी 2 वीक्स की हमें सप्लाई रिक्वायर्ड होगी। कितने की चाहिए होगी हमें? 2 वीक्स की सप्लाई हमें रिक्वायर्ड है कि दैट इज द केस, यानी कि हमने यहाँ पे देखना है कितने वीक्स हमें रिक्वायर्ड आइटम्स में चल रहा है या कितने आइटम्स हमारे पास हैं। तो वीक्स ऑफ सप्लाई है, एवरेज इन्वेंट्री ऑन हैंड इन डॉलर्स हैं एंड एवरेज वीकली यूजेज इन डॉलर है। क्या है हमारे पास? एवरेज वीकली यूजेजेस इन डॉलर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। इस डेज ऑफ सप्लाईज, अगेन वहां वीक्स आए थे तो यहां पे अब डेज निकालने, तो हमने क्या किया 260 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 10 डेज आ गए। कितने आ गए हमारे पास? दैट इज अगेन 10 डेज तक हमारे पास वैल्यूज आएंगी। रेलिवेंट इन्वेंट्री कॉस्ट क्या करेंगे हम? रेलिवेंट इन्वेंट्री कॉस्ट, इन्वेंट्री आइटम कॉस्ट में होता है इंक्लूड्स प्राइस पेड फॉर द आइटम प्लस द डायरेक्ट कॉस्ट एसोसिएटेड विद परचेज। यानी प्राइस तो परचेज हुई साथ जो उसे लाने ले जाने में जो डायरेक्ट कॉस्ट लगी है वो भी उसी के अंदर क्या होगी? एड अप होगी। क्या होगी? उसके अंदर एड अप होगी और एड अप होके ही हमारे सामने डेवलप होगी। होल्डिंग कॉस्ट इंक्लूड्स द वेरिएबल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय प्लांट रिलेटेड टू वॉल्यूम ऑफ डिलीवरी हेल्ड। या क्या? इंक्लूड द वेरिएबल एक्सपेंसेस incurred by plant related to volume of inventory, यानी includes the expenses incurred by plant related to volume of inventory held. Capital cost, the higher the cost of capital or opportunity cost for the company, यानी कि the higher the cost of capital or the opportunity cost of the company, the higher will be the overall value of the firm या value of your entity, यानी entity की value भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगी। आगे रेलेवेंट कॉस्ट है ऑर्डरिंग कॉस्ट, फिक्स्ड कांस्टेंट डॉलर अमाउंट इनकर्ड बाय ईच ऑर्डर प्लेस्ड। यानी फिक्स्ड कांस्टेंट अमाउंट ऑफ डॉलर है। क्या है ये? कांस्टेंट अमाउंट ऑफ डॉलर इनकर्ड फ्लो ईच अदर प्लेस्ड, यानी इनकर्ड फॉर ईच अदर प्लेस्ड। यानी क्या है ये हमारे पास? इनकर हुए हैं फॉर ईच अदर प्लेस। शॉर्टेज कॉस्ट, लॉस ऑफ कस्टमर गुडविल, बैक ऑर्डर हैंडलिंग एंड लॉस स्केड्यूल।
लॉस ऑफ कस्टमर गुडविल, बैक ऑर्डर हैंडलिंग एंड लॉस सेल, यानी कि लॉस सेल को भी हैंडल करना है, लॉस ऑफ कस्टमर की भी हुआ है, बैक ऑर्डर हैंडलिंग भी हुआ है. So that means there is something that would be done. Risk cost, obsolescence, damage, deterioration, theft, these are the all parts of the risk cost. किसके हैं ये? रिस्क कॉस्ट के, यानी कि क्या एब्सोलीट हो जाए चीज, डैमेज हो जाए, डेटेरियोरेट कर जाए, या इंश्योरेंस आ जाए, थेफ्ट इंश्योरेंस भी अ पार्ट ऑफ इट. स्टोरेज कॉस्ट इंक्लूड्स द वेरिएबल एक्सपेंसेस फॉर स्पेस वर्कर, किसके लिए? वेरिएबल्स फॉर स्पेस वर्कर्स एंड इक्विपमेंट रिलेटेड टू वॉल्यूम ऑफ इन्वेंट्री. क्या होगा? रिलेटेड टू वॉल्यूम ऑफ द इन्वेंट्री, यानी इंक्लूड्स द वेरिएबल एक्सपेंसेस फॉर स्पेस वर्कर एंड इक्विपमेंट रिलेटेड टू वॉल्यूम ऑफ इन्वेंट्री हेल्ड, के इन्वेंट्री हेल्ड का वॉल्यूम कितना है और कैसे चल रहा है. डिटरमिन द ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर एग्जैक्टली व्हाट इज नीडेड, यानी वही चीज ऑर्डर करें जो आपको एग्जैक्टली रिक्वायर्ड है. स्पेसिफाई द नंबर ऑफ यूनिट्स टू ऑर्डर व्हेन एवर ऑर्डर इज प्लेस्ड, साथ ये भी बताना जरूरी है कि कितने आपने यूनिट्स परचेज किए हैं. तो दैट इज द केस, दैट इज स्पेसिफाई द नंबर ऑफ यूनिट्स टू ऑर्डर व्हेन एवर ऑर्डर इज प्लेस्ड, यानी कि जब भी ऑर्डर प्लेस किया जाएगा तो दैट मीन्स कि वहां पे हमने इसको देखना है. प्लेस अ रिप्लेनिशमेंट ऑर्डर व्हेन द ऑन हैंड इन्वेंटरी फॉल्स बिलो प्री डिटरमिन्ड लेवल. Place a replenish order है when on hand inventory far more when on hand inventory is fall below the predetermined micro level, यानी कि predetermined micro level से वो down चला जाए. Order N order quantity determined by total demand for the item for the next 10 periods, यानी order quantity is determined by total demand, यानी order quantity को किसे determine किया जाए? By total demand for the items for next n period, for the items for the next n period. क्या है ये? For next n periods ये हमारे पास रहेंगे. Functions of inventory, to decouple or separate various parts of production processes, यानी various parts of production process को separate किया जाए. अब क्या होगा? To decouple the firm from fluctuation in demand and provide a stock good of what they will provide a selection for customer, यानी selection for customer के लिए हमें क्या है? तो decouple the firm from fluctuations, तो decouple the firm from to decouple the firm from fluctuation in demand and provide a stock of goods that will provide a selection in the customer, के selection in customer आएगी. To take advantages of quantity discount, that is a very important thing. कि आप क्या करें? आप advantage यानी कुछ करें quantity discount की, बिकॉज अर्ली पेमेंट से फिर हैज ले लिया. टू हैज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, क्या करें हम? हैज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, के इन्फ्लेशन के अगेंस्ट ये अवेल होगा या अवेल होगा. टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज, रॉ मटेरियल आता है, वर्क इन प्रोसेस आ रहा है, मेंटेनेंस रिपेयर आ रहा है, फिनिश गुड्स हमारे पास एग्जिस्टेंस में आ रहा है. तो रॉ मटेरियल की बात करते हैं. रॉ मटेरियल बट नॉट प्रोसेस. रॉ मटेरियल का मतलब ये कि जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रॉ दैट एज नॉट बीइंग प्रोसेस्ड, यानी उसे अपने प्रोसेस नहीं करना. परचेज बस नॉट प्रोसेस यहीं पे आया हुआ है. अब दैट इज अ मेंटेनेंस एंड रिपेयर के बाद the necessity to keep machinery and processes productive. क्या है? मेंटेनेंस रिपेयर के लिए क्या जरूरी होता है? necessity to keep the production and processes active. किसके लिए यूज कर रहे हो? टूवर्ड्स एक्टिवनेस. किसकी तरफ जा रहे हैं हम? टूवर्ड्स एक्टिवनेस, और उसी के हिसाब से हम देख रहे हैं. जैसे फिनिश गुड्स हैं, कंप्लीटेड प्रोडक्ट अवेटिंग शिपमेंट, यानी कंप्लीटेड प्रोडक्ट है बट शिपमेंट का वेट हो रहा है कि शिपमेंट होगी तो उसके बाद ही हम फर्दर मूव करेंगे या फर्दर आइडेंटिफाई करेंगे. तो दैट इज द केस व्हेन वी टॉक अबाउट all these items or all these situations. अब यहां पे क्या हो रहा है? इनपुट आ रही है, पहले इंस्पेक्शन है, फिर मूव्ड है, फिर टाइम है, फिर ऑपरेटर है, फिर टाइम है, फिर रन टाइम है. अब यहां क्या? इंस्पेक्शन हुई है, फिर मूव हुआ है, मूव टाइम आया है, क्यू ऑपरेटर आया है, सेटअप टाइम आया है, रन टाइम आया है. यानी ईच एंड एवरी स्टेप इज नोन टू बी एज ए मटेरियल फ्लो साइकिल, और इस साइकिल के नॉर्मल ड्यूरेशन 95% होता है, और इसे कहते हैं हम साइकिल टाइम. क्या कहते हैं इसे हम? दैट इज नोन टू बी एज अ साइकिल टाइम, कि ये एक तरह से साइकिल टाइम है जो साइकिल टाइम के हिसाब से ही मूव कर रहा है या एवेल्युएट हो रहा है, कि दैट हाउ इट इज बीइंग एवेल्युएटेड एंड हाउ इट इज बीइंग परफॉर्म, कि हमने इसे किस तरह से परफॉर्म करना है. इन्वेंट्री मैनेजमेंट, हाउ इन्वेंट्री आइटम्स कैन बी क्लासिफाइड, इनकी क्लासिफिकेशंस कैसे डिसाइड हुई. हाउ एक्यूरेट इन्वेंट्री रिकॉर्ड कैन बी मेंटेन्ड, दैट इज हाउ इन्वेंट्री आइटम्स कैन बी क्लासिफाइड, के इन्वेंट्री आइटम्स कैसे क्लासिफाई हो सकते हैं, एंड हाउ एक्यूरेट
इन्वेंट्री रिकॉर्ड कैन बी मेंटेन, कितने इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स जो हैं वो मेंटेन कर सकते हैं। हाउएवर इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स कैन बी मेंटेन, कि आप उसे कहेंगे एक्यूरेट इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स को हम कैसे मेंटेन कर सकेंगे। इन्वेंट्री एंड फ्लो ऑफ मटेरियल, इन्वेंट्री कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फ्लो। अब यहां देखिए तो रॉ मटेरियल में एक एग्जांपल थी जो मुझे याद नहीं आ रही थी, नाउ इट इज बीइंग देयर, वर्क इन प्रोसेस एंड रॉ मटेरियल इन प्रोसेस। RIP का मतलब क्या हुआ कि कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो ऑलरेडी प्रोडक्शन शेड्यूल में गया होता है, लेकिन कुछ मटेरियल अभी जा रहा होता है, तो दोनों को कई दफा आप प्लस करके लिख लेते हैं, तो उसे कहते हैं हम रॉ एंड इन प्रोसेस। क्या कहते हैं उसे हम? रॉ एंड इन प्रोसेस। फिनिश गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा उसमें? फिनिश गुड डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेटिंग सप्लाईज MROs आर ऑल्सो बीइंग देयर, जो हम लोगों के पास इवेल्युएट कर रहा होता है। Inventory, raw material, purchased material, components, parts and sub-assemblies, work in process material that have been entered, that have been worked or are waiting to be worked on. Raw and in process, raw material or work in process are terms used on JIT to account for shipment on point-to-point use. यानी कि उनके यहाँ क्या है? Allow for shipment for point-to-point use, point of use के साथ साथ ही हम उसके साथ ही यहाँ पे आपके पास GIT सिस्टम के थ्रू ही चल रहा है। तो रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोसेस आर टर्म यूज्ड इन GIT टू अकाउंट फॉर शिपमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ यूज, के वो शिपमेंट ऑफ फॉर शिपमेंट टू पॉइंट ऑफ यूज के शिपमेंट के हिसाब से उसे इवेल्युएट करें। फिनिश गुड्स, फिनिश प्रोडक्ट्स ऑफ अ प्रोडक्शन प्रोसेस दैट आर रेडी टू बी सोल्ड एज कंप्लीटेड आइटम, यानी फिनिश प्रोडक्ट्स हैं जो अभी रेडी टू सोल्ड हैं एज अ कंप्लीटेड आइटम। डिस्ट्रीब्यूशन इन्वेंट्रीज, फिनिश गुड्स लोकेटेड इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि फिनिश गुड्स लोकेटेड इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, की जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लोकेटेड हैं। मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशन सप्लाईज MROs, आइटम्स यूज्ड इन प्रोडक्शन दैट डू नॉट become part of production product, यानी क्या है? आइटम्स यूज्ड इन प्रोडक्शन दैट डू नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि वो टूल्स या वो चीजें जो प्रोडक्शन में मदद तो दे रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन या उस प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनते, तो दैट इज नोन टू बी द मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑपरेशनल सप्लाईज। नेक्स्ट है जी फंक्शंस ऑफ इन्वेंट्रीज, किसकी आगे? इन्वेंट्रीज के फंक्शंस क्या हैं, कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज सर्व एज अ बफर, क्या काम करते हैं? बफर बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, कि सप्लाई एंड डिमांड में बता रहा होता है, अब सप्लाई उसी हिसाब से आएगी जिस हिसाब से इन्वेंट्रीज हैं, लेकिन इन्वेंट्रीज का ऑर्डर जो है बेस्ड ऑन डिमांड दिया जाएगा। कस्टमर डिमांड एंड फिनिश गुड्स, के कस्टमर जितना डिमांड करेंगे उसी हिसाब से फिनिश गुड्स की भी आपके पास डिमांड बढ़ जाएगी। फिनिश गुड्स एंड कंपोनेंट अवेलेबिलिटी, दैट इज अगेन बीइंग अ पार्ट ऑफ थिंग, कि आपने कहा जी कि फिनिश गुड्स तो बना ली लेकिन कंपोनेंट जो अनअवेलेबल है वो कहां से मिलेगा, तो दैट इज अगेन द इन्वेंट्रीज फंक्शन इज बीइंग देयर। Requirement of an operation and the output from a preceding operation, requirements for an operation, यानी requirements क्या हैं? Requirements for an operation and the output from the preceding operation, यानी requirements for an operation, कि requirements आपके पास हो for an operation, किसके लिए? operation, and the output from a preceding operation, and output from the preceding operations, part and material to begin production and supplies of material, parts and material to begin production and supplies of material, यानी इन दोनों को मिलते हैं तो then you start with the functions of an inventory. तो inventory when meets with the supplies or material for production, then it would be a meaningful values, यानी उसके बाद ही वो ठीक हो जाती है। आगे पर्पस ऑफ इन्वेंट्री, एंटिसिपेशन इन्वेंट्री, टू एंटिसिपेट फ्यूचर डिमांड, क्या करना है हमने? एंटिसिपेट फ्यूचर डिमांड, बिल्ड अप टू हेल्प लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड रिड्यूस कॉस्ट ऑफ चेंजिंग प्रोडक्शन रेट, यानी बिल्ड अप टू हेल्प प्रोडक्शन एंड रिड्यूस कॉस्ट ऑफ चेंजिंग प्रोडक्शन रेट, यानी टू एंटिसिपेट डिमांड, अगर आपने डिमांड एंटिसिपेट करनी है, बिल्ड अप हेल्प लेवल प्रोडक्शन, यानी कि बिल्ड अप टू हेल्प लेवल प्रोडक्शन एंड टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ चेंजिंग प्रोडक्शन रेट्स, यानी कि उसके प्रोडक्शन रेट्स कितने हैं और इसी हिसाब से वो चार्ज कर रहा है। एग्जाम्पल्स क्या हैं जी? क्रिएटेड अहेड ऑफ पीक सेलिंग सीजन, अहेड ऑफ पीक सेलिंग सीजन है, अ प्रमोशन प्रोग्राम, वेकेशन शटडाउन और पॉसिबली अ स्ट्राइक, क्या हो गया? क्रिएटेड अहेड ऑफ पीक सेलिंग, अहेड ऑफ पीक सेलिंग है, सेलिंग सीजन है, अब प्रमोशन प्रोग्राम है, वेकेशन शटडाउन है एंड पॉसिबली अ स्ट्राइक, क्या है? पॉसिबली अ स्ट्राइक उसमें एग्जिस्ट कर रहा है। पर्पस ऑफ इन्वेंट्री, कि क्या पर्पसेस एग्जिस्ट करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेंट्री। फ्लक्चुएशन इन्वेंट्री, अब टू कवर रैंडम फ्लक्चुएशन इन सप्लाई एंड डिमांड और लीड टाइम
फ्लक्चुएशन इन्वेंट्री भी मेंटेन की जाती है, कॉमनली नोन टू बी एज अ सेफ्टी स्टॉक, यानी उसके लिए आपने पहले से रखा होता है कि अगर फ्लक्चुएट किया गया तो मैं उसको कैसे मैनेज करूंगा, तो यू हैव ऑलरेडी डेवलप्ड द what we can say सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक मेंटेन किया होता है कि खुदा ना खास्ता अगर हमें ज्यादा जरूरत पड़ गई तो वी स्टार्ट गिविंग इट फ्रॉम द सेफ्टी स्टॉक। किसमें से देने की कोशिश करते रहेंगे, हम सेफ्टी स्टॉक में से देने की कोशिश करेंगे कि कितना हमारे पास सेफ्टी स्टॉक है हमने, और उसी के हिसाब से हमने उसको मैनेज करना है। पर्पस टू प्रिवेंट डिसरप्शन इन द मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी टू कस्टमर। पर्पस टू प्रिवेंट डिसरप्शन इन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिलीवरी ऑफ द कस्टमर, यानी कि उसमें कोई पूरे प्रोसेस में रुकावट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि रुकावट आई तो देन अगेन वो फिर लॉन्ग टर्म लेवल पे ही चीजें वेरिएट कर जाएंगी, यानी लॉन्ग टर्म लेवल पे वो वेरिएट करना शुरू हो जाएंगी। तो दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ इन्वेंट्री, कि वहां पे इस पर्पस का इन्वेंट्री है कि फ्लक्चुएशंस को रिड्यूस करें सेफ्टी स्टॉक को, और डिसरप्शंस को प्रिवेंट करें व्हेन वी टॉक अबाउट डिलीवरी टू कस्टमर। जब डिलीवरी टू कस्टमर है तो उसमें जो डिसरप्शंस हैं उनको खत्म कर सकें या जीरो कर सकें, क्या कर सकें, उसे हम खत्म कर सकें या जीरो कर सकें। पर्पस ऑफ इन्वेंट्री कंटिन्यूड, क्या है हमारे पास पर्पस ऑफ इन्वेंट्री कंटिन्यूड। लॉट साइज इन्वेंट्री, क्या चीज आ रही है हमारे पास, लॉट साइज इन्वेंट्री टू परचेज और मैन्युफैक्चर इन क्वांटिटीज ग्रेटर देन नीडेड इमीडिएटली, यानी टू परचेज एन इन्वेंट्री to purchase of manufacturing inventory that is greater than or exceeds the usage of inventory, यानी जो हमें अभी जो चाहिए उससे कई ज्यादा आप परचेज कर लें just to get a quantity discount। क्या लेना है आपने, क्वांटिटी डिस्काउंट लेना है, तो उस क्वांटिटी डिस्काउंट के लिए जस्ट टू गेट मोर ऑफ इट, तो आप इसमें कोशिश ही करते हैं कि यार ग्रेटर देन व्हाट टू बी नीडेड इन द इन्वेंट्री। Purchase to take advantage of the quantity discount to reduce shipping, clerical setup cost, and in case where it is impossible to make purchase items at the same rate that they will be used or sold, and purpose to take advantage of quantity discount and reduce shipping cost, clerical setup cost, and in case where it is impossible to make a purchase item at the same rate they will be used or sold, यानी कि at the same rate that they will be used or sold। पर्पस ऑफ इन्वेंट्रीज आगे भी हैं, फंक्शंस आ रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन्वेंट्री टू कवर द टाइम नीडेड टू मूव गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, यानी उस टाइम को रिड्यूस करना चाहते हैं दैट विल बी वेस्टेड इन मूविंग अ गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, समटाइम्स नोन टू बी एज अ पाइपलाइन इन्वेंट्री। क्या कहा जाता है उसे, पाइपलाइन इन्वेंट्री, कि ये हमारे पास एक तरह से क्या चीज है, ये हमारी एक तरह से पाइपलाइन इन्वेंट्री है, और पाइपलाइन इन्वेंट्री ही हमें गाइड करती है। हेज इन्वेंट्री टू प्रोडक्ट अगेंस्ट द प्राइस फ्लक्चुएशंस, यानी इसके लिए हमारे लिए जरूरी होता है कि हम प्राइस फ्लक्चुएशंस को हेज कर सकें, तो दैट इज नॉर्मली हेज इन्वेंट्रीज जनरेट कर ली जाती हैं। क्या कर ली जाती हैं, हेज इन्वेंट्रीज को जनरेट कर लिया जाता है, और वही हमें गाइड कर रही होती है कि कहां पे किस तरह से क्या चीजें वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हैं। इन्वेंट्री ऑब्जेक्टिव्स आ गई। इन्वेंट्रीज मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मीट 3 कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, मैक्सिमाइज कस्टमर सर्विस, लो कॉस्ट प्लांट ऑपरेशन एंड मिनिमम इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि मिनिमम इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट हो, यानी कस्टमर सर्विस मैक्सिमाइज हो, लो कॉस्ट प्लांट ऑपरेशन हो, यानी कि कस्टमर सर्विसेज जो है मैक्सिमाइज, लो कॉस्ट ऑपरेशंस हो, मिनिमम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो, क्या हो, मिनिमम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो, यानी मिनिमम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जितनी भी हो उसी हिसाब से हम उसे आगे लेकर चलें। इन्वेंट्री कॉस्ट, कॉस्ट यूज्ड फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट डिसीजंस, के इन्वेंट्री मैनेजमेंट डिसीजंस के लिए कौन कौन सी कॉस्ट को हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। वन इज आइटम कॉस्ट, के पर आइटम कॉस्ट क्या थी। कैरिंग कॉस्ट, उसको अगर हम ज्यादा ले भी हैं लॉट साइज को, तो उस लॉट को हमने रखना कहाँ है और किस तरह रखना है और किस जगह पे रखना है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जब हम बात करते हैं किस जगह रखना है और कहां रखना है, तो वो कहलाता है कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट कि उसको ऑर्डर करने में हमें क्या कॉस्ट है और कितनी कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ेगी। स्टॉक आउट कॉस्ट, कि अगर हमने ये इन्वेंट्री ले ली तो अगर ये इसमें कितने चांसेस हैं कि ये स्टॉक आउट हो जाएगा, और क्या स्टॉक आउट को पूरा करने के लिए हमारे पास सेफ्टी स्टॉक अवेलेबल है या नहीं है। सो दैट मीन्स अगेन स्टॉक आउट कॉस्ट ऑल्सो एग्जिस्ट। तो कैपेसिटी रिलेटेड कॉस्ट, यानी और नीचे क्या है, कैपेसिटी रिलेटेड कॉस्ट, क्या कैपेसिटी से ओवर जा रहे हैं या अंडर कैपेसिटी जा रहे हैं। अगर ओवर जा रहे हैं तो डेफिनेटली कैपेसिटी रिलेटेड कॉस्ट भी जनरेट होंगी, और कैपेसिटी रिलेटेड कॉस्ट भी हमारे सामने नजर आएंगी कि ये कॉस्ट हमारे पास एग्जिस्ट है, कर रही हैं या एग्जिस्ट करती हैं। तो आइटम कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, स्टॉक आउट कॉस्ट और कैपेसिटी रिलेटेड कॉस्ट, यानी ये सारी की सारी कॉस्ट हमारे पास नजर आ रही हैं, एंड दीज कॉस्ट आर बीइंग
available. Again, item cost per item, carrying cost उसकी warehousing, ordering cost, stock out cost जिसके लिए हम कहेंगे क्या safety stock रखा हुआ है इस cost को bear करने के लिए, and capacity related cost कितनी है हमारे पास, that is again being a part of items. कितना हो गया? नेक्स्ट चीज जो आ रही है हमारे पास इन्वेंट्री कॉस्ट है. आइटम कॉस्ट में हम फर्स्ट चीज से बात करेंगे. आइटम कॉस्ट इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ आइटम एंड ऑल कॉस्ट टू गेट द आइटम इनटू फैसिलिटी. आइटम कॉस्ट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ आइटम, किसकी बात करेंगे? कॉस्ट ऑफ आइटम एंड ऑल कॉस्ट टू गेट आइटम इनटू फैसिलिटी. यानी आइटम कॉस्ट इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ आइटम, सारे कॉस्ट ऑफ आइटम्स हैं, एंड ऑल कॉस्ट टू गेट आइटम इन द फैसिलिटी, जैसे प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्टेशन, कस्टमर ड्यूटी, इंश्योरेंस. दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ आइटम कॉस्ट, बिकॉज ये उस पे लगे, यानी उस आइटम को लाने ले जाने में लगे. यानी जो भी कॉस्ट उस आइटम से रिलेटेड जनरेटेड है, क्या है? उस आइटम से रिलेटेड जनरेटेड है, तो याद रखिएगा वो सारी की सारी कॉस्ट इसके अंदर ही बनेंगी और इसी का पार्ट बनेगी, और इसी के साथ ही हम उसे आगे लेकर चलेंगे. और डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये तो उसके साथ होंगे ही होंगे. तो यानी जो भी उसके साथ एडिशनल कॉस्ट हैं, दैट आर आल्सो बीइंग जनरेटेड विद इट, यानी वो भी उसी के साथ अटैच्ड हैं और वो उसी के साथ कंप्लीट हो रहे हैं. तो दैट इज नोन टू बी एज अ इन्वेंट्री कॉस्ट. आइटम कॉस्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं इन्वेंट्री कॉस्ट भी में, और उसमें हमारे पास आ रहे हैं आइटम कॉस्ट में कि ये सारी चीजें पर आइटम कॉस्ट में ये सारी चीजें भी हमने ऐड करनी है. क्या करनी है? हमने ये सारी चीजें ऐड करनी है और ऐड करके ही आगे चलना है. अगली है जी कैरिंग कॉस्ट. कैरिंग कॉस्ट इंक्लूड ऑल कॉस्ट बाय द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री कैरीड. थ्री कैटेगरीज: कैपिटल कॉस्ट, मनी टाइड अप टू इन्वेंट्री, जाहिर बात है कैपिटल कॉस्ट. स्टोरेज कॉस्ट जिसे हम वेयर हाउसिंग कहते हैं, जिसमें रेंटल आ जाते हैं, स्पेस, पर्सनल आ गए. रिस्क, एब्सोल्यूट हो जाए, पेरिशेबल हो जाए, डैमेज हो जाए, इंश्योरेंस आ गए, डेटोरिएट कर जाए, तो ये सारी की सारी कॉस्ट भी किस में आ रही है? दैट इज अ पार्ट ऑफ कैरिंग कॉस्ट. किसकी पार्ट होती है ये? दैट इज अ पार्ट ऑफ कैरिंग कॉस्ट. एक तरह से हम कैरिंग कॉस्ट को ही मेजर कर रहे हैं और कैरिंग कॉस्ट को ही अब हम आगे लेकर जा रहे हैं. द एनुअल कैरिंग कॉस्ट डिपेंड्स ऑन द एवरेज इन्वेंट्री कैरीड. यानी किस पे होती है? द एनुअल कैरिंग कॉस्ट डिपेंड्स ऑन द एवरेज इन्वेंट्री कैरीड, कि जितनी एवरेज इन्वेंट्री कैरी की गई है उस पर डिपेंड करती है. द मोर दैट इज ऑर्डर्ड एट वन टाइम द हायर द एवरेज इन्वेंट्री. यानी कि जितना ज्यादा ऑर्डर करेंगे उतनी एवरेज इन्वेंट्री आपकी ज्यादा आएगी या ज्यादा लेवल पे नजर आएगी. द एनुअल कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री कैन बी डिक्रीज बाय ऑर्डरिंग लेस एट वन टाइम. यानी इस कैरिंग कॉस्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय ऑर्डरिंग लेस अमाउंट. क्या करके? बाय ऑर्डरिंग लेस अमाउंट. के लेस अमाउंट को हम ऑर्डर करते हैं और उसके हिसाब से ही हम उसे आगे लेकर चल रहे होते हैं. इन्वेंट्री ऑर्डरिंग कॉस्ट, अगली चीज क्या आ रही है? इन्वेंट्री ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर विद द फैक्ट्री और आउटसाइड सप्लायर. कैटेगरीज इंक्लूड्स इन ऑर्डरिंग कॉस्ट आर प्रोडक्शन कंट्रोल कॉस्ट. कौन सी? प्रोडक्शन कंट्रोल कॉस्ट. सेटअप एंड टीयर डाउन कॉस्ट. Lost capital capacity cost. Every time an order is placed on work center, the time taken to set up is lost as productive output time. यानी सेटअप करने का जो टाइम है वो एक तरह से lost as a productive output time. It is particularly important with bottleneck operation. जिनका bottleneck operation है उनके लिए very particular ये चीज होती है. Purchase order cost, then it is again a part of ordering cost. The annual ordering cost depends on the number of order placed in year. कितने orders place किए गए? The annual cost of ordering can be reduced by decreasing the cost of placing order. ये place cost of placing order है उसको reduce करें और उसकी जगह आप कोई और चीज क्या नाम है reducing the number of order placed. जिससे ये क्या होगा? या तो number of orders भी प्लेस करना कम कर दें. The number of orders per year can be reduced by ordering more at one time. यानी एक दफा में ज्यादा ऑर्डर प्लेस करें. क्या करें आप? एक दफा में आप ज्यादा ऑर्डर प्लेस करें. स्टॉक आउट कॉस्ट आती है. इफ डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम एक्सीड्स फोरकास्ट एंड अवेलेबल इन्वेंट्री. इफ डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम exceeds the forecast and available inventory, we can expect a stock out. उस टाइम stock out expected होता है. Possible cost of stock out includes back order cost. लोग चले back order backlog लग जाएगा. Lost sale, लोग किसी और के पास लेना शुरू हो जाएंगे and lost customer cost आना शुरू हो जाएगी. इन्वेंट्री कॉस्ट आ रही है, कैपेसिटी रिलेटेड कॉस्ट आ रही. दीज कॉस्ट आर दोज ऑफ चेंजिंग प्रोडक्शन लेवल. दे इंक्लूड ओवर टाइम, हायरिंग, ले ऑफ, ट्रेनिंग, शिफ्टिंग, प्रीमियम. यानी ये सारी कैपेसिटी रिलेटेड कॉस्ट है कि ओवर टाइम जो लगेगा वो कैपेसिटी की वजह से आ गया, हायरिंग ज्यादा करनी पड़ी कैपेसिटी की बेस पे, ले ऑफ्स आ गए, ट्रेनिंग आ गई, शिफ्टिंग, प्रीमियम. दीज आर रिलेटेड टू अदर कॉस्ट. इन्वेंट्री टर्न्स, अ मेजर ऑफ हाउ इफेक्टिवली
Inventories are being used. The ratio of annual CGS divided by average inventory. Inventory turnover का दूसरा नाम है inventory turns. क्या नाम है? Inventory turns, जो अभी हमने कैलकुलेट भी किया था. तो इन्वेंट्री टर्न्स की बात करें, एग्जांपल, व्हाट विल बी द इन्वेंट्री टर्न रेशियो इफ द एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 24 मिलियन एंड एवरेज इन्वेंट्री इज 6 मिलियन. तो 24 डिवाइड बाय 6 तो 4. द इन्वेंट्री टर्न्स आर 4. कितने हैं इन्वेंट्री टर्न्स आर कंप्लीटली 4. व्हाट वुड बी द रिडक्शन इन इन्वेंट्री इफ द इन्वेंट्री टर्न्स वर इंक्रीज टू 12. तो अगर इंक्रीज टू 12 हो गया तो क्या हो गया, 24 मिलियन डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्न्स 2. तो एवरेज इन्वेंट्री आपकी कितनी रिड्यूस आ जाएगी, 2 मिलियन. यानी अगर आप इन्वेंट्री टर्न्स 12 कर लेंगे, तो अगर आप इन्वेंट्री या एवरेज इन्वेंट्री जो आपकी हो वो 2 मिलियन रखें, तो आपके इन्वेंट्री टर्न्स जो है वो 12 हो जाएंगे. और रिडक्शंस कितनी आएगी, दैट इज 6 मिलियन टू 2 मिलियन, दैट इज ऑफ 4 मिलियन. इफ द कैरिंग कॉस्ट इज 25%, कितनी है कैरिंग कॉस्ट 25, व्हाट विल बी द सेविंग. तो 4 मिलियन है, 25% कैरिंग कॉस्ट है, तो 1 मिलियन का आप इजीली सेव कर लेंगे. क्या कर लेंगे आप, इजीली 1 मिलियन सेव कर लेंगे और इजीली सेव करके आगे ले जाएंगे. So that's the end of our lecture number 21. That chapter is not completed. अभी इन्वेंट्री फंडामेंटल कंप्लीट नहीं हुआ. That is half time we have achieved. बाकी रिमेनिंग इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 22 में देखेंगे, जिसमें हम फर्दर कैलकुलेशंस और एडिशंस देखेंगे. तो दैट वी हैव स्टडीड many things today, especially inventory turns and many other cost and inventory costing and objectives and functions of inventory. So inshallah in the next lecture we are going to move further. So that's the end of the lecture number 21 today. Allah Hafiz.